एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ। हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो। जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए, और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा, और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा, और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो। मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी, और तो और वो अभी बहुत छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है, अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है
कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती हैं और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है, बेटी घर पर भूखी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोनपरी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती हैं। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती हैं और जादुई गाउन से कहती हैं, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में इशिका नाम की एक लड़की रहती थी जो अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब पर चली जाती है तो वहाँ उसे एक जल परी दिखाई देती है जिसे किसी ने कैद कर रखा होता है। जल परी इशिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, सुनो लड़की, प्लीज मुझे आजाद कर दो। यहाँ मुझे कुछ लोगों ने कैद कर लिया है और वो लोग थोड़ी ही देर बाद आकर मुझे मार देंगे, तो मुझे इस जाल से आजाद कर दो। इशिका से जल परी की ये हालत देखी नहीं जाती और वो उस पिंजरे का ताला तोड़कर उस जल परी को आजाद कर देती है और वहाँ तालाब में उसे छोड़ देती है। जल परी इशिका का एहसान चुकाने के लिए उसे एक जादुई पर्स देती है और उससे कहती है कि ये पर्स तुम्हें पैसे देता रहेगा, जितने तुम चाहो उतना पैसा निकाल सकती हो इसमें से। फिर इतना कहकर जल परी वहाँ से चली जाती है। इशिका वो जादुई पर्स पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है, इन पैसों से मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लूंगी और गरीबों की भी मदद करूंगी। और कुछ दिनों के बाद इशिका अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है और उसके साथ साथ वो गरीबों को भी बहुत सारे पैसे देने लगती है। फिर एक दिन वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो उसे एक अपाहिज लड़का दिखाई देता है जो भीख मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, कोई भी उसे पैसे नहीं देता है, सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। ये देखकर इशिका को ख्याल आता है कि मुझे इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद इशिका एक अनाथ आश्रम बना देती है और गरीब लोगों से कहती है कि
आज के बाद आप लोग यहीं पर रहेंगे। आप लोगों को खाने पीने की सभी चीजें यहाँ पर मुफ्त में मिलेंगी। अब आप लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन अचानक इशिका की सहेली उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? फिर इशिका अपनी सहेली प्रियंका को जलपरी के उस जादुई पर्स के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर प्रियंका के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन वो तालाब के किनारे चली जाती है और वहाँ पहुंचकर जोर जोर से रोने लगती है। जलपरी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उससे रोने की वजह पूछती है। तो प्रियंका कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे कोई जादुई पर्स दे सकती हैं जो आपने कुछ दिन पहले मेरी सहेली इशिका को दिया था? मैं बहुत गरीब हूँ। जलपरी को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो अपना एक बाल जमीन पर फेंक देती है जो एक जादुई पर्स में बदल जाता है। फिर प्रियंका उस पर्स को उठाकर वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर उस पर्स को खोलती है तो उसमें से एक एक रुपए के सिक्के होते हैं। ये देखकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या, जलपरी ने मुझे भिखारन समझकर चिल्लर दे दिया। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। और कुछ देर बाद प्रियंका फिर से तालाब के पास जाकर जलपरी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। जलपरी, जलपरी, कहाँ हो तुम? जलपरी, जल्दी यहाँ आओ। फिर जलपरी बाहर आकर उससे चिल्लाने की वजह पूछती है। अरे क्या हुआ, तुम क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तो प्रियंका उससे गुस्से से कहती है, तुमने मुझे भिखारन समझकर मुझे चिल्लर दिया है। क्या मैं तुम्हें भिखारन लगती हूँ? तो जलपरी उससे कहती है कि हर किसी को उसकी औकात के मुताबिक मिलता है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें वो जादुई पर्स दे दिया। अब चली जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो जलपरी के बाल काटने की कोशिश करती है, इस सोच के साथ कि जलपरी की सारी शक्ति उसके बालों में है और जलपरी के सारे बाल अगर मैं रख लूंगी तो सारी शक्तियाँ मुझ में आ जाएंगी। लेकिन जलपरी प्रियंका के इरादों को समझ जाती है और अपना एक बाल प्रियंका पर फेंक देती है जो एक जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्रियंका उस जानवर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर उस दिन के बाद से प्रियंका उस तालाब के बारे में भूल जाती है और उधर इशिका हंसी खुशी से अपने जादुई पर्स के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक औरत की है। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी प्रिया और पति माधव भी रहता था। कोमल को कैंसर की बीमारी थी जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, कोमल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और वो अपने पति और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद माधव हमेशा प्रिया की परवरिश के लिए परेशान रहता था क्योंकि कोमल के जाने के बाद प्रिया हमेशा बस रोती ही रहती थी। इसीलिए प्रिया की देखभाल के लिए प्रिया की मौसी, जिनका नाम अनुराधा होता है, उससे वो शादी करता है। लेकिन 2 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी की वजह से प्रिया के पिता भी प्रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और खाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी ही दिया करती थी, जिसकी वजह से प्रिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे करमजली, सुबह से दोपहर हो गई है लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आओ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही प्रिया
जल्दी से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली, क्या हुआ माँ, कोई काम है क्या? अरे करमचली, तुझे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या, या कान में रुई ठूस ली है? सुन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनुराधा अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वहीं प्रिया दोबारा से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद प्रिया को बहुत तेज भूख लगती है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मैं क्या खाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। जैसे ही प्रिया अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है, तो उसे सामने तकिए के नीचे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। पैसे को देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे यहाँ तो केवल 20 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ के आने से पहले नूडल्स वाले भैया के यहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसे सोचकर प्रिया तकिए के नीचे से पैसे उठा लेती है और खाना खाने के लिए नूडल्स वाले की दुकान पर चली जाती है। वहाँ प्रिया एक प्लेट नूडल्स खाती है। अब वो नूडल खाकर घर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ अनुराधा गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी और वो प्रिया का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, मैंने कुछ किया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कलमोही, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अब सच सच बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे से पैसे लिए थे और नूडल्स वाले की दुकान से जाकर एक प्लेट नूडल खाई है। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रिया रोते रोते अपनी सौतेली माँ से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गुस्से से लाल अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी। फिर वो एक मोटा सा डंडा लाकर प्रिया को मारने के लिए पकड़ने लगी और प्रिया के दोनों हाथों पर मारने लगी। तभी प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस मार की वजह से तुझे पूरी जिंदगी भर का सबक मिल गया कि घर में चोरी करने की सजा क्या होती है। अब अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर यहाँ से फुट ले, भाग यहाँ से। प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रोते रोते वो अपने माता पिता को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है माँ। ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तभी अचानक प्रिया को किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कोई है यहाँ? कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते हुए प्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही प्रिया एक घायल प्यारी सी परी को देखती है और वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो एक परी है, लेकिन इस हालत में। परी, क्या हुआ आपको और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं उठ भी
भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? मैं परियों की रानी हूँ, सिंड्रेला परी। एक दुष्ट परी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? फिर प्रिया उस परी को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा देती है और झट से नदी से पानी लाकर उसे रानी परी को पिला देती है। उसके बाद रानी परी उसे अपने बारे में बताती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कृपया करके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहाँ कहीं खो गई है, उसे खोजकर मुझे दे दो, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढकर अभी लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया रानी परी की छड़ी ढूंढने लग जाती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिया को कुछ कटीली झाड़ियों के बीच रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है। शुक्र है रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल ही गई। मैं जल्दी से रानी परी को ये देकर आती हूँ। प्रिया ने जैसे तैसे उन कटीली झाड़ियों से अपने जख्मी हाथों की बिना परवाह किए उस जादुई छड़ी को निकाल ही लेती है और उसे ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप देती है। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। सिंड्रेला परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। अब प्रिया ने रानी परी सिंड्रेला से पूछा, रानी परी सिंड्रेला, आप यहाँ पर क्या करने आई थी? लगभग 30 साल पहले एक दुष्ट परी परीलोक से भागकर पृथ्वी लोक पर आ गई थी। वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। उसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। अब हमें खबर मिली है कि वो इंसानी रूप को धारण करके इसी गांव में रहती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हमें पता चला है कि वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन रानी परी, जितना मैंने सुना है, परियां तो लोगों की मदद के लिए है ना? लेकिन ये परी ऐसे क्यों कर रही है? ये दुष्ट परी सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनना चाहती है। इसी वजह से इसको अच्छाई बुराई में फर्क नहीं नजर आ रहा और ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप उसे पहचानोगे कैसे? उसको पहचान पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंसानी रूप में है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि वो इंसानी रूप को धारण करके रह रही है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी तो मैंने उसके माथे पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था, जिससे उसके माथे पर एक काला निशान पड़ गया था। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उस काले निशान से उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी सिंड्रेला की नजर प्रिया के जख्मी हाथों पर जाती है। अरे, तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथों को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से प्रिया के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। तब प्रिया ने रोते रोते अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई परी को बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और तुम अपने साथ ये जादुई हीरा लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस हीरे को अपने हाथ में रखकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला वहाँ से अदृश्य हो गयी। फिर प्रिया उस हीरे को लेकर अपने घर वापस चली गई। रात को जब प्रिया
अपनी सौतेली माँ को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ के माथे पर वही काला निशान देखा। निशान देखते ही प्रिया सोचने लगी, अरे माँ के माथे पर काला निशान है, ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के माथे पर कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने रानी परी के दिए हुए उस जादुई हीरे की मदद से रानी परी सिंड्रेला को याद करने लगी और पलक झपकते ही रानी परी सिंड्रेला वहाँ पर प्रकट हो गयी। क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से परेशान किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने जो निशान के बारे में मुझे बताया था, मैंने ठीक वैसा ही काला निशान अपनी सौतेली माँ के माथे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सो रही है, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर प्रिया रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही रानी परी ने प्रिया की सौतेली माँ को देखा तो वो पहचान गई कि ये वही दुष्ट परी है। फिर रानी ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए प्रिया से कहा, इस दुष्ट परी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट परी को एक रस्सी से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच पाओगी? इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर उस दुष्ट परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाई। तभी रानी परी सिंड्रेला की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उस शैतान परी को जलाकर राख कर देती है। रानी परी जी, आपने गांव के बाकी लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी सौतेली माँ भी अब नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे प्रिया बेटी, अब रोना बंद करो, तुम मेरे साथ परीलोक में रहोगी। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सच में रानी परी सिंड्रेला? रानी परी सिंड्रेला नहीं, मुझे माँ कहो। बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब चलो, परीलोक में सारी परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला प्रिया को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। उसके बाद से प्रिया अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी।